हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में। सबसे पहले तो हम ये बता दें आपको कि ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये लेक्चर जो है वो ESIC मतलब जितने भी फार्मासिस्ट का वैकेंसी आएगा, ठीक है, वो सारे फार्मासिस्ट में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो केवल फार्मासिस्ट को टारगेट करके और बनाया जाएगा। तो अगर आप फार्मासिस्ट में अगर आप भरते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आप इस चैनल पे सही जगह पे हैं, उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में सबसे पहले तो हम जानेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, मैन्युफैक्चर्स करते हैं एंड कंपाउंड्स प्रिजर्व देन बाय स्टोर एसेस पैकेज और मेडिकेशंस फॉर द इन पेशेंट और आउट पेशेंट। का मतलब क्या होता है? इन पेशेंट का मतलब अपने हॉस्पिटल के अंदर जो है वो अंदर का पेशेंट हो गया, आउट पेशेंट मतलब बाहर का जो पेशेंट है वो अब बाहर का हो गया। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए है वो हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस किसका? हॉस्पिटल का। सबसे पहले हम देखेंगे क्लिनिकल हॉस्पिटल प्रोवाइड आउट पेशेंट केयर प्राइवेटली और पब्लिकली। ठीक है, इसमें हम देखेंगे ये 3 टाइप का है, जैसे मेजॉरिटी हॉस्पिटल, क्लाइंट ग्रुप हॉस्पिटल, एनालिटिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिचुएशंस हॉस्पिटल। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे मेजॉरिटी हॉस्पिटल का। इसमें जो है मेजॉरिटी हॉस्पिटल ये कैंसर हॉस्पिटल होगा, लेप्रोसी हॉस्पिटल, टीबी हॉस्पिटल और साइकेट्रिक हॉस्पिटल। ठीक है ना, ये मेजॉरिटी हॉस्पिटल होगा। देन क्लाइंट जो ग्रुप हॉस्पिटल जो है वो मैटरनिटी हॉस्पिटल, गायकोनोलॉजिकल हॉस्पिटल और पेडियाट्रिक हॉस्पिटल, ये क्लाइंट हॉस्पिटल में आएगा। देन एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिचुएशन हॉस्पिटल जो है, एग्जांपल इसमें देखते हैं आई, किडनी, ऑर्थोपेडिया, ईयर, नोज, थ्रोट हॉस्पिटल। ये जितने भी हैं इसका एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिचुएशन हॉस्पिटल्स हैं, ये हैं। ठीक है, ये क्लिनिकल हो गया। देन हम देखेंगे हम नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल का। इसमें जो होता है वो लैक डायरेक्ट पेशेंट केयर एंड आर कैटेगराइज्ड बाय साइज, कॉस्ट एंड ऑनरशिप। सबसे पहले इसमें देखेंगे पब्लिक ऑनरशिप एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ठीक है, ये दो। सेंट्रल पब्लिक में जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाता है और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाता है। प्राइवेट में जो है वो ट्रस्ट हॉस्पिटल चलता है, रिलीजियस बॉडीज चलाते हैं और लिमिटेड कंपनी भी चलाते हैं। ठीक है, तो ये सेम हो गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, बेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लार्ज हॉस्पिटल में ये जो है ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। लार्ज हॉस्पिटल जो होता है वो उसको बोलते हैं जो बेड जो है हॉस्पिटल के अंदर 1000 से लेकर के और उससे ज़्यादा तक है। कॉस्टली जो है इलाइट और हॉस्पिटल होता है। ठीक है, देन मीडियम हॉस्पिटल हम किसको बोल सकते हैं? जिसमें 500 से लेकर के 1000 बेड होते हैं, उसको मीडियम हॉस्पिटल बोल सकते हैं। स्मॉल हॉस्पिटल किसको बोलते हैं? जिसमें 100 से लेकर के 500 बेड है, उसको स्मॉल हॉस्पिटल बोल सकते हैं। वेरी स्मॉल हॉस्पिटल किसको बोल सकते हैं? जिसमें बेड लेस देन 100, जो सबसे कम होगा वो लेस देन जो है वो 100, वो वेरी स्मॉल हॉस्पिटल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। अच्छा, कितना बेड है और कितना फार्मासिस्ट वहाँ रिक्वायर्ड होना चाहिए? बेड के हिसाब से फार्मासिस्ट का रिक्वायरमेंट वहाँ हॉस्पिटल में होना चाहिए, कितना होना चाहिए? सबसे पहले देखेंगे कि अप टू 50 बेड्स में हम 3 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होना चाहिए। अप टू 100 बेड्स में 5 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होना चाहिए। अप टू 200 बेड में 8 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होना चाहिए। अप टू 300 बेड में 10 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होना चाहिए एंड अप टू 500 बेड में 15 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इतना सारे जितने भी है रिकॉर्ड में दिया हुआ, ठीक है, फार्मासिस्ट उतना होना चाहिए, इतना सारे बेड में। अगर इतना सारा बेड है तो उतना होना चाहिए। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्टर होता है, देन सुप्रिटेंडेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस, चीफ फार्मासिस्ट जो होता है वो जो एम फार्मा किया होता है वो चीफ फार्मासिस्ट उसको बोल सकते हैं।
ठीक है। इसमें हम फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टोर, जो बी फार्म किया हुआ है वो मेडिकल स्टोर है, संभाल सकता है। देन 2 फार्मासिस्ट जो है बी फार्मा और डी फार्मा, और डी फार्मा जो है डिस्पेंसिंग के लिए हो गया, ठीक है, और बी फार्मा भी। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट फार्मासिस्ट जो है वो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए होगा, ठीक है। और एक फार्मासिस्ट जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में होगा, जो कि बी फार्म किया हुआ होगा, ठीक है। ये इसमें हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट का है। फार्मासिस्ट, चलो देखते हैं कि फार्मासिस्ट इज अ लिंक बिटवीन, किसका लिंक होगा, मेडिकल प्रोफेशनल एंड पब्लिक के बीच में, ठीक है। सेकेंड, ड्रग रिक्वायर्ड टू बी हॉस्पिटल बाय परचेज फॉर मेडिकल सुपरिटेंडेंट। देन थर्ड, मिनिमम 500 हावर्स ट्रेनिंग इज फॉर अ फार्मेसी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब कम से कम 500 घंटा ट्रेनिंग होना चाहिए फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, वो ये बोल रहा है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट, कितना बेड और कितना फ्लोर का स्पेस है वो रिक्वायरमेंट होना चाहिए। जैसे कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग एरिया जो होता है वो 50 बेड में वो 205 स्क्वायर फीट होना चाहिए। 100 बेड में जो है 100 बेड में जो है 350 होना चाहिए, और 200 बेड में 495 स्क्वायर फीट होना चाहिए। पेरेंटल सॉल्यूशन लेबोरेटरी में जो है 100 बेड में 185 स्क्वायर फीट होना चाहिए, और 200 बेड में 200 स्क्वायर फीट होना चाहिए। स्टोर रूम जो है वो 125 स्क्वायर फीट होना चाहिए 100 बेड में, और 200 बेड में 200 ही स्क्वायर फीट होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरी में जो है वो 200 बेड में 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए, और ऑफिस लाइब्रेरी में 105 स्क्वायर फीट होना चाहिए 200 बेड में, और सर्कुलेशन में जो है वो 60 होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एज पर ड्रग एज कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल एम, मिनिमम 250 स्क्वायर फीट एरिया इज एसेंशियल फॉर अ हॉस्पिटल फार्मेसी। मिनिमम कम से कम 250 स्क्वायर फीट का होना चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी का। इट इंक्रीज 10 स्क्वायर मीटर पर बेड, ठीक है, 10 स्क्वायर मीटर पर बेड। 100 अगर बेड है 100 बेड तो 10 स्क्वायर मीटर पर बेड होना चाहिए, ठीक है। 6 स्क्वायर मीटर पर बेड 200, अगर 200 बेड है तो 6 स्क्वायर मीटर पर बेड रखना पड़ेगा, और अगर 200 से ज़्यादा है तो आपको 5 स्क्वायर मीटर पर बेड रखना पड़ेगा, मतलब डिस्टेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग ASU ड्रग इज़ 1200 स्क्वायर फीट। ASU ड्रग जो होता है 1200, मैन्युफैक्चरिंग ASU ड्रग वो 1200 स्क्वायर फीट में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी देखते हैं और डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। ड्रग ओवरडोज का मतलब ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर कोई भी एक ड्रग है उसको हम ओवर लेंगे, मतलब कोई अगर 500 mg का है और हम 1000 mg ले रहे हैं तो हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, अनलीगल तरीके से 1000 mg, जहाँ पे हमारा जो कैपेसिटी है वो 500 mg का है और वहाँ हम क्या कर रहे हैं 1000 mg का ले रहे हैं, तो क्या हो गया, ओवरडोज हो गया। ड्रग एब्यूज़ क्या होता है, ड्रग एब्यूज़ जो होता है वो सेल्फ मेडिकेशन के कारण होता है, मतलब सेल्फ मेडिकेशन मतलब विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन जा करके आप मेडिकल से उठा रहे हैं दवा और आप खुद ही खा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे हम, ड्रग एब्यूज़। देन पॉलीफार्मेसी जो होता है द मल्टीपल medications in patient commonly older adult. Polypharmacy is being 5 or more drugs at the same time a regular therapeutic basis, और रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम पॉलीफार्मेसी कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है।